लेकिन आप कल्पना करिए कि जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हो और उसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाए तो तुरंत सोशल मीडिया पर नए पेज बन जाते हैं, आरक्षण हटाओ आंदोलन। आप कल्पना करिए, इस देश में मूर्खता का परीक्षण केवल कोरोना में ताली थाली बजवा कर नहीं किया गया था। गोबर खिलाने वाली बात, और विश्वविद्यालय से सुधांशु जी हैं, जितेंद्र मीणा जी हैं, सब लोग हैं, विश्वविद्यालयों को आरएसएस का अड्डा बना दिया। हम लोग यही बात बोलते रहे तो हम लोग को निशाने पर रखते थे, अब तो पूरा देश बोलता है, मुझे बड़ा सुकून होता है। आज तो संसद भवन में नारा भी लग रहा था कि दान का पैसा कहां मिलेगा, आरएसएस के खाते में। तो सारा लूट तो आरएसएस किया, और सबसे बड़ा हमला इस देश के विश्वविद्यालयों, स्कूल, कॉलेजों को किया कि आरएसएस का अड्डा बना दिया। तो भाषा की गरिमा तो प्रधानमंत्री ने गिराई, भाषा की गरिमा गृह मंत्री ने गिराई, बीजेपी के नेताओं ने गिराई। हमारे यहाँ एक मुख्यमंत्री है, जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थक जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भाषा की गरिमा गिराने में सबसे अव्वल रहता है, क्योंकि उसको अगले नंबर प्रधानमंत्री बनना है। लोकतंत्र की बुनियाद है वोट। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, राजा रानी के पेट से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। और जनता को ही पता नहीं, आधा वोट बिक रहा है। 10,000 रुपया बिहार में दिया गया खाते में, चुनाव के बीच में दिया गया, कुछ नहीं हुआ इस देश में। चुनाव आयोग पूरी तरह लूट लिया गया है। सीना 56 इंच, बैलेट पेपर से डर लगता है। केवल ट्रंप से नहीं डरते, वो बैलेट पेपर से भी डरते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र अब खत्म होने के कगार पर है। और आखिर में लगातार दिल्ली में सामाजिक न्याय, संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र, इन विषयों पर गोष्ठी, सम्मेलन करते हुए लोगों को जागरूक करते हैं। कई बार ये लगता है कि एक ही विषय पर बार बार क्यों बोला जाए या क्या बोला जाए। मुझे लगता है कि लड़ाई जब लंबी हो तो हर बार अपनी लड़ाई की बात को कहना जरूरी हो जाता है। और जिस वक्त सुनने वाले, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो सुनेंगे, वो आपकी आवाज़ को नज़रअंदाज करें, तो फिर अपनी आवाज़ को और बुलंद करना होता है। इसी मंच से कई बार जातिवार जनगणना को लेकर बात हुई, कई बार आरक्षण को लेकर बात हुई, और आज भी एक विषय है निजी क्षेत्र में, सरकारी धन से पोषित सभी निजी क्षेत्र। और इस विषय को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर बात करते हुए मंडल कमीशन का रेफरेंस जरूर लेना चाहिए। मंडल कमीशन अपनी सिफारिश में ये बात साफ कहता है कि अगर सरकार से किसी ने 1 रुपए का भी मदद ली किसी भी रूप में, तो वो निजी संस्थान नहीं रहा। अगर जमीन पे कोई छूट ली हो, बिजली पानी के नाम पर छूट ली हो, किसी भी तरह से आपने सरकार से फायदा लिया, तो आप निजी कैसे रह गए। और निजी जैसा कुछ इस तरह होता नहीं। इसलिए ये बहुत वैधानिक, बहुत जरूरी मांग है और इसका पुरजोर समर्थन करना चाहिए। और निजी क्षेत्र में जो शैक्षणिक संस्थान है, इसमें तो सबसे पहले ये मांग होनी चाहिए, हर निजी क्षेत्र में आरक्षण हो। ये मांग इसलिए भी जरूरी है कि आरक्षण बचा ही कितना है जहां मिल रहा है। 3% से ज़्यादा सरकारी नौकरियां नहीं बची हैं। कई आंकड़े तो उसे और घटाकर 1-1.5%, 2% कहते हैं। 90% से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र हैं जहां कोई आरक्षण नहीं होता, और बाकी प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां जिसमें कोई आरक्षण नहीं। लेकिन आप कल्पना करिए कि जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हो और उसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाए तो तुरंत सोशल मीडिया पर नए पेज बन जाते हैं, आरक्षण हटाओ आंदोलन। कोई ये ना पूछे कि आरक्षण है कहां, कितना है। हम लोग जब उसे बचाने की बात करते हैं तो वो तो हम सैद्धांतिक रूप से उसे बचाने की बात करते हैं कि संविधान ने दिया है, अगर ये भी छिन गया तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। और जिस दिन ईडब्ल्यूएस लागू हुआ उस दिन बहुत कुछ खत्म हो भी गया। सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा 2 ही जगह आरक्षण है और दोनों बची नहीं है, तो फिर आपका आरक्षण है कहां। लेकिन फिर भी आरक्षण खत्म करने के लिए रोज बहस होती है। इसलिए आरक्षण समर्थकों को इस तरह के विषयों की गंभीरता को समझते हुए अपनी मांग के दायरे को बढ़ाना चाहिए। अभी विल्सन साहब बोल रहे थे, सुधांशु जी ने भी उसके टेक्निकल पॉइंट्स को आपके बीच में रखा
कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले, जब 3 बनाम 2 से ईडब्ल्यूएस को पास किया गया कि सही है, उसमें टिप्पणी है उन जजों की जिन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की थी कि आपने SC ST OBC को इसमें शामिल क्यों नहीं किया, गरीब उसमें नहीं होते क्या, यानी गरीबों की एक जाति बना दी। फिर उसके बाद ये टिप्पणी है कि आरक्षण अगर 10% है, टेक्निकली दिखता है कि 50 में से 10 घटाकर 40 हुआ है, लेकिन दरअसल वो 50 में 10 जोड़ के 60 हुआ है। अगर आप बारीकी से देखें तो फिर मंडल कमीशन की वो सिफारिश क्यों नहीं लागू होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो बचा है वो सबको लागू करो। तो ये बड़ा बुनियादी सी बात है। दिल्ली के इस शानदार परिसर से निकलकर गांव-गांव तक पहुंचे, इसमें हम लोगों की भूमिका और इन यूट्यूब चैनल के तमाम हम लोगों की भूमिका होनी चाहिए। बैलेट पेपर, कल तक चोर अगर गांव में पकड़ाता था कि 2 बोरिया लूट के ले जा रहा है, भैंस खोल के ले जा रहा है, गांव दौड़ा लेता था और चोर को बदनामी होती थी। फिर चोर ने रूप बदल लिया, पहले उसने सरकारी संपत्ति को चोराया, आरक्षण खत्म, आधा अपने आप, सौगंध ली थी उसने कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और बारी बारी एक एक चीज बेच दिया। तो चोरी करके बेच दिया, तो आपको लोगों को लगा कि चलो सरकारी संस्थानों की चोरी हुई है। उसके बाद आपको लगा कि भाई अब कोई बड़ी चोरी नहीं होगी, तब तक पता चल रहा है कि आपके वोट की चोरी हो रही है, खुलेआम दिन दहाड़े। और वोट की चोरी के बावजूद 240 पर रुक गए। अब की बार 400 पार, ताकि संविधान बदलना है। भूल तो नहीं गए आप लोग? वो किसके लिए बोला था? क्या उन एक बार जेंजी स्टाइल में प्रधानमंत्री कैमरे का एंगल बदल करके फ्रेंड्स को संबोधित करते हुए उन सांसदों पर भी कार्रवाई कर दिए होते जिन्होंने संविधान बदलने के लिए कहा था कि 400 सीटें चाहिए। मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जिसको थोड़ा सा धन्यवाद कहने का मन होता है कि उसने बीजेपी को रोक दिया, वरना अब तक ये संविधान की धज्जियां और उड़ चुकी होती, काफी तो उड़ चुकी हैं। वोट चोरी के बावजूद उन्होंने इतने सांसद जिताए, फिर जो कम रह गए, उस कम रहने के बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियां तोड़ी। पिछले 2 संसद सत्र के बीच इस देश में क्या हुआ ये आप देख लीजिए। डिलिमिटेशन बिल आया, महिला आरक्षण के कवर में आया। आप कल्पना करिए, इस देश में मूर्खता का परीक्षण केवल कोरोना में ताली थाली बजवा कर नहीं किया गया था। गोबर खिलाने वाली बात, और विश्वविद्यालय से सुधांशु जी हैं, जितेंद्र मीणा जी हैं, सब लोग हैं, विश्वविद्यालयों को RSS का अड्डा बना दिया। हम लोग यही बात बोलते रहे तो हम लोग को निशाने पर रखते थे, अब तो पूरा देश बोलता है। मुझे बड़ा सुकून होता है। आज तो संसद भवन में नारा भी लग रहा था कि दान का पैसा कहां मिलेगा? RSS के खाते में। तो सारा लूट तो RSS किया, और सबसे बड़ा हमला इस देश के विश्वविद्यालयों, स्कूल, कॉलेजों को किया कि RSS का अड्डा बना दिया। और जो कुलपति, जितने कुलपति, मैं खुश होता हूं कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों या और बड़े नेता हों, अब वो खुल के बोलते हैं इस आंदोलन के बाद, जिस आंदोलन में प्रधानमंत्री को कुछ फूल बरसाए जेंजीज ने, तो उनका मन आहत हो गया कि बच्चों में संस्कार गलत पड़ रहे हैं। और डाला किसना ताऊ जी से ये पूछे तो नहीं बताएंगे। कौन कौन सा अपशब्द प्रधानमंत्री ने बोला है, इस मंच पर कहूं तो शोभा नहीं देगा। तो भाषा की गरिमा तो प्रधानमंत्री ने गिराई, भाषा की गरिमा गृह मंत्री ने गिराई, बीजेपी के नेताओं ने गिराई। हमारे यहाँ एक मुख्यमंत्री है, जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थक जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भाषा की गरिमा गिराने में सबसे अव्वल रहता है, क्योंकि उसको अगले नंबर प्रधानमंत्री बनना है। और उस सारी चीजों में आप रील बना के कहते हो कि गरिमा गिर रही है प्रधानमंत्री पद की, लेकिन आप कल्पना करो ये गरिमा कभी नहीं गिरेगी जिन पॉलिटिकल पार्टियों को ये कहते थे कि ये बुरी हैं, उन्हीं का सांसद विधायक तोड़ करके 2/3 बहुमत चाहिए ताकि परिसीमन का बिल पास हो जाए और अगले 50 साल तक बीजेपी को कभी कोई हरा न सके। इतना बड़ा खतरा इस देश के सामने है, और ये इसी सत्र में लाने जा रही है बीजेपी गवर्नमेंट। तो वोट चोरी तक से थोड़े लोग जागरूक हो गए हैं, और बिल्कुल ठीक कहा सुधांशु जी ने कि जब आप लोकतंत्र का गाना गाते रहे और वोट ही आपको पता नहीं कि चोरी हो रहा है कि नहीं, तो फिर किस बात का लोकतंत्र है? आपने आम आदमी पार्टी के सांसदों को तोड़ लिया, उसके नेता को गाली दोगे, लेकिन जो उसकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया वो अच्छा हो गया।
बंगाल में जिस पार्टी को हराते हो और आप उन पार्टियों को भला बुरा कहते हो, उनके 20 सांसद आ गए तो वो सब राष्ट्रवादी, धार्मिक और मुझे तो लगता है कि बड़े बड़े संत महात्मा हैं जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि खतरा बहुत गंभीर आने वाला है और परिसीमन का है। अगर ये 850 सीटें किसके लिए चाहिए? संसद तो चल नहीं रही और संसद में कुर्सियां बढ़ा करके लोकतंत्र मजबूत होता है क्या? लोकतंत्र की बुनियाद है वोट। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, राजा रानी के पेट से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। और जनता को ही पता नहीं, आधा वोट बिक रहा है। 10,000 रुपया बिहार में दिया गया खाते में, चुनाव के बीच में दिया गया, कुछ नहीं हुआ इस देश में। चुनाव आयोग पूरी तरह लूट लिया गया है। क्योंकि ये सारी बातें हो चुकी हैं, इसलिए ज़्यादा वक्त लेने की बजाय कुछ जेनजीज जो बच्चे थे, उन्होंने बड़ी अच्छे ढंग से इस सरकार की धज्जियाँ उड़ा दी। जितना गुब्बारा फूला था ना, वो तो ऐसा लग रहा फूट गया। सफाई देने के लिए वीडियो बनानी पड़ रही है। इतने अच्छे शब्द इस देश के प्रधानमंत्री के लिए बोले गए, बुरा लगा। आप जब विपक्ष के नेताओं के खिलाफ बुलवा रहे थे तब मजा आ रहा था। संसद में खड़े होकर इस देश के मुसलमानों को अपमानित करवा रहे थे तब आपने एक शब्द नहीं बोला। आपने राहुल गांधी, अखिलेश यादव को गालियां दिलवाते हैं आप, तब आपको संस्कार नहीं याद आया। इसका मतलब यह है कि आप बहुत कुछ बर्बाद कर चुके हो। जब पलट कर वो आपके ऊपर आ रहा है तो आपको लग रहा है कि संस्कार खतरे में। नहीं साहब, इस देश की बुनियाद खतरे में और बीजेपी और आरएसएस ने उसे डाला है। वो एक बच्चे वीडियो बना रहे थे, एक बड़ा भाई ये छोटे पूछ रहा है कि गांधी जी के 3 बंदर थे, कौन कौन से? तो कहा एक को दिखाई नहीं देता था, एक को सुनाई नहीं देता था, एक बोलता नहीं था। कहे वो तीनों कहाँ गए गांधी जी के बाद? तो कहा जिसको दिखाई नहीं देता वो आजकल के संस्थानों में बैठे हैं, जैसे चुनाव आयोग, उसको दिखाई नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट उसको दिखाई नहीं देता कि देश में क्या क्या हो रहा है। दूसरा कहा कि जो बोलता नहीं वो कहाँ गया? तो उससे कहा कि जो है वो सरकार में बैठ गया, कुछ भी जनता पूछे बोलेगा नहीं। तीसरा कहाँ गया? तो वो कहा वो मीडिया में बैठ गया है, उसको कुछ नहीं समझ में आता। और इस तरह के तीनों लोग लोकतंत्र को खोखला कर चुके हैं। इसलिए ये जो मांग है बैलेट पेपर, मैं तो धन्यवाद देता हूं विपक्ष के 2 नेताओं का, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का, जिसमें से अखिलेश यादव ने 80 में से 37 सीटें जीतने के बाद संसद में कहा था कि मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है और हम ईवीएम से जीतकर ईवीएम को हटाएंगे तभी लोकतंत्र बचेगा। और यही बात विपक्ष के नेताओं ने कही। और जो भी समझदार है वो जानता है कि इन मशीनों पर यकीन उन्हें ही नहीं है जिन्होंने बनाया। आप ढो रहे हो, सीना 56 इंच, बैलेट पेपर से डर लगता है। केवल ट्रंप से नहीं डरते, वो बैलेट पेपर से भी डरते हैं। और अब मैं आखिरी बात कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक हथियार से लोकतंत्र लूटा नहीं जा रहा है कि ईवीएम है इसलिए लूट लिया गया। जहां ईवीएम की जरूरत वहां ईवीएम से लूटा जा रहा है। जहां 10,000 रुपया खाते में भिजवाना है वहां 10,000 रुपया खाते में। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, आपको क्या लगता है कितने हजार भिजवाया जाएगा? जो अशिक्षित भारत रह गया उसको पैसा दे दो ताकि वोट खरीद लिया जाए। ये क्या है? ये लोकतंत्र है। सांसद विधायक खरीद करके तुम 2/3 बहुमत चाहते हो ताकि देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ सके। उसी तरह से अब तुम चुनाव की भी कोई अहमियत नहीं बचेगी जिस दिन परिसीमन हो जाएगा। और अगर यकीन न हो तो असम में जो परिसीमन हुआ उसके बारे में जाकर पढ़ लीजिएगा। 350 किलोमीटर के लोकसभा के क्षेत्र बने, बीच में पहाड़ किसी और लोकसभा का, इधर लोकसभा अलग इधर अलग, और दोनों को मिला दिया जिससे बीजेपी हमेशा जीते। पूरे देश में यह लागू हो जाएगा तो क्या होगा? तो इसलिए बहुत बड़ा खतरा इस देश के लोकतंत्र और संविधान पर आ चुका है। और हमें लगता है कि इस तरह की गोष्ठियां हर जगह, दिल्ली में भी होनी चाहिए। दिल्ली के लोग भी हर दिन, मैं तो इस मंच को इसलिए भी बार बार बधाई देता हूं कि ये बार बार हो। हम लोग 55 में पढ़ते थे ना, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो 85% जब कहते हैं तो मैं कई बार हैरान होता हूं, हैं 85% तो हैं कहाँ, ये किसी को नहीं पता। सब एक जगह पर सामाजिक कार्यक्रम में होते हैं और जब बीजेपी और आरएसएस से लड़ना होता है तो फिर नुक्ताचीनी और बढ़ जाते हैं। इसलिए जोड़ने का काम हमेशा होना चाहिए। आप कल्पना करिए कि मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, आखिरी में जाते थे कह रहा हूं, दिल्ली में संसद में एक प्रश्न विपक्ष पूछना चाहता है। एक गाना मैं सुना, उसके रेफरेंस से बोल रहा हूं क्योंकि और कुछ बोलूंगा तो वो सब मुकदमा बहुत कर रहे हैं आजकल। वो गाना बना है कि पूछते हैं राम हनुमत बता दीजिए, किसने चढ़ावा चुराया पता दीजिए। आप कल्पना करिए, गाना गा के लोग पूछ रहे हैं
अब एक मीम बनाया किसी ने कि राम जी एआई से बन रहा है आजकल। हनुमान जी को फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई हमारे मंदिर में चोरी हो गई, तुम क्या कर रहे हो भाई, कहां हो? तो उन्होंने कहा कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने रोड शो में हमको बीजेपी का झंडा पहना के और दौड़ा रहा था। ये नई पीढ़ी के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन हास्य की बात नहीं है। इस देश में जितने राम भक्त थे, हिंदू आस्थावान, वे प्रश्न उठा के कह रहे हैं कि हमने भगवान के नाम पर चढ़ाया और चुरा लिया बीजेपी और आरएसएस वालों ने। और नारा यही लगाते थे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो अब किसके काम का हुआ? और इस मुद्दे पर जब चर्चा संसद में होनी होती है तो नहीं करा रहे आप। इसका मतलब भगवान को भी नहीं मानते और आप उनसे डरते भी नहीं है। कुंभ में आपके ऊपर सवाल उठा, तब भी आपने जवाब नहीं दिया और अब भी नहीं जवाब दे रहे। और एक सांसद अगर उसका प्रतीकात्मक विरोध करे तो उसके ऊपर जानलेवा हमला, मुकदमा। इसलिए यह बहुत खतरे की बात है। इसका मतलब जो बीजेपी और आरएसएस ने जो नया भारत बनाया है, उनको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, उनकी आस्था आहत नहीं होती। इसका मतलब यह कि पूरे मानसिक ईवीएम ही हैक नहीं हुई है, कुछ लोगों का दिमाग भी हैक कर लिया है। और इसलिए लड़ाई बहुत गंभीर हो चुकी है। और मुझे तो लगता है हम लोग नौकरी करी खोई, ऐसा बहुत छोटी बातें, लोग मारे जा रहे हैं साहब। जितेंद्र मीणा को आप सुनिए, इस मंच पर एक आदिवासी बोल रहा था, तब आपको समझ में आया होगा कि इसी देश में एक पेड़ मां के नाम का दिखावा, झूठ और धोखा, और लाखों पेड़ अडानी के नाम, ये हकीकत है। और ये सरकारें इसीलिए आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जब छत्तीसगढ़ में, तो पूरा हसदेव का लाखों पेड़ कटवा दिया, लक्षद्वीप से लेकर अंडमान तक हर तरफ से हमला है। फिर बचेंगे कैसे? क्योंकि हम अलग अलग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इस मंच जैसे मंच की जरूरत है जो सबको एक करने की बात करता है। तस्वीरें देखिए गौर से, जितने महापुरुष हैं, जितने विचारक हैं, उन सब में एका है, इसलिए एक मंच पर है। और मैं तो कहूंगा आयोजन समिति से कि मरहूम शरद जी का इसमें तस्वीर है तो नेताजी की भी तस्वीर जुड़ जाए, ताकि वो जो पिछड़ों की, बहुजनों की और तमाम लोगों की लड़ाई है वो और मुकम्मल होकर आगे बढ़े। और सब लोग तो इस मंच पे आते ही हैं, एक होना होगा 90%, 95% कर लें। जो भी हमारे साथ एक होकर के संविधान और लोकतंत्र बचाए, तभी जाकर के ये बचेगा। अन्यथा अब इस देश में कुछ बचने लायक नहीं है। हमने देख लिया बंगाल का चुनाव, केवल उन्होंने चुनाव नहीं जीता, उन्होंने दूसरे विपक्षी दल को खत्म कर दिया और बिकने के लिए सांसद विधायक तैयार बैठे। तो इसलिए बड़ा गंभीर संकट है। मैंने बहुत सारी बातें कह दी। मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे एक बड़े प्रिय कवि हैं, इसको सुनिएगा, मौजूदा निजाम की आपको याद आएगी। और ये पीछे किताबों की छोटा सा स्टॉल है। एक काम और करिए, आपके जेब में जितना रुपया है, अगर आप सक्षम हैं तो किताबें भेंट करने के लिए किताबें खरीद कर ले जाइए। किसी के बर्थडे में, किसी के शादी विवाह में, कहीं भी मिलने जाइए, उसे किताब दीजिए। हमारे लोग अभी जागरूक नहीं है और इसलिए इस कार्यक्रम की जरूरत है कि वो लोग पढ़ें और जानें। लेकिन ये लोकतंत्र अब खत्म होने के कगार पर है और आखिर में है। इस बात को तो हम लोग देश भर में घूम के कह रहे हैं और इस तरह कार्यक्रम और होने चाहिए। मैं इस उम्मीद के साथ अपने प्रिय कवि उदय प्रताप सिंह की कविता, क्योंकि इस कविता के बहाने आप बहुत सारी चीज समझ जाएंगे। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, इस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। बुलबुलें खुश थीं, उम्मीदों के तराने गाए। 2014-2019 याद करिए। बुलबुलें खुश थीं, उम्मीदों के तराने गाए, लेके पतझड़ से बहारों को चमन सौंप दिया। अब तो मासूम गुलाबों की ये घायल खुशबू शीश धुनती है कि खारों को चमन सौंप दिया। रात बस रात ही होती तो कोई बात न थी, उसका आकार मगर दूना नजर आता है। जितने चमकीले सितारे थे, इस बैनर पर गौर करेंगे तो वो सितारे नजर आएंगे। जितने चमकीले सितारे थे सब डूब गए, सारा आकाश बड़ा सूना नजर आता है। कवि की आवाज बगावत पर उतर आई है, दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे, जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं। आप जोड़ेंगे मौजूदा निजाम को तो समझ में आएगा। और आखिर में देखिए, तुमने क्या काम किया उनके अभावों के लिए, जिनकी वजह से तुम्हें तख्त मिला, ताज मिला। उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल न हुए, जिनके चुप रहने की वजह से तुम्हें
राज मिला। 90% को जोड़िए तो समझ में आ जाएगा कि कुर्सी पर जो बैठा वो किसकी वजह से बैठा है, वरना अंजाम वही होगा। अब सभाओं में गरीबों के लिए चिल्लाना, वोट लेने का ये नाटक है, इसे खत्म करो। ऐसी आजादी गुलामी से बहुत बदतर है, ये वो चिंतन है जो घातक है, इसे खत्म करो, वरना अंजाम वही होगा जो पहले भी हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे। मौत आएगी जब आएगी तुम्हारी खातिर, मौत से पहले बहुत पहले ही मर जाओगे। शुक्रिया।